देखिए अच्छा इधर पहला चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ने के लिए इसको 3 पार्टों में बांट लीजिए। क्यों भैया? पहला पार्ट हमें पढ़ना था वैद्युत बल, याद रहेगा, वैद्युत बल और वैद्युत आवेश इसमें पढ़ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र भैया, ए बेटा शांत रहे, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव इसमें पढ़ लो यार। और गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय भैया इसमें पढ़ लो, 3 पार्टों में बटा है। देखिए इसमें इसमें गॉस के प्रमेय में 3-4 निगमन है, और इसमें 1-2 निगमन है, अच्छी निरच्छी सब इसी में है, इसमें पूरी थ्योरी है। इसलिए भैया पहला पार्ट आप पहले देख रहे हैं, इसके बाद कंप्लीट करेंगे दूसरे पार्ट। तो पहले पार्ट में पहली हेडिंग है भैया वैद्युत आवेश, यहीं से चालू करिए, इलेक्ट्रिक चार्ज। अपना नोट्स बनाते जाना, 60 नोट्स, वैद्युत आवेश, ठीक है। वैद्युत आवेश है भैया, इधर वैद्युत आवेश में क्या है कि Q बराबर सूत्र यानी इंटू ई, Q बराबर और Q बराबर IT, 2 सूत्र याद करिए, यहीं से सब कुछ बीमा राशि मात्रक सब इधर ही से बनाना है। ये 2 सूत्र याद हो जाएगा, Q बराबर और Q बराबर। अब देख परिभाषा अगर तुमसे पूछ ले परिभाषा क्या है, तो इसमें आप बताइएगा कि किन्हीं ये 2 मान लीजिए चालक हैं भैया, ए और बी, ये मान लीजिए दो चालक, जब इनको आपस में घिसेंगे या तो इसमें प्रेरण उत्पन्न करेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से निकल के इसमें जा सकते हैं अथवा इधर से निकल के इसमें आ सकते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन गए, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या को यह ना कहते, और ये इसको बोला करते हैं मूल आवेश। इसको क्या बोलते हैं? मूल आवेश। तो बस भैया यहीं से डिफिनीशन बना लेना, तुम्हें रटना है सूत्र, डिफिनीशन अपने से बनाना सीखो। क्या बोलोगे कि चालकों के बीच स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, चालकों के बीच स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की या पदार्थ के बीच स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश के गुणन को पदार्थ का वैद्युत आवेश है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन इधर 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो प्लस का 4e आ गया और ये माइनस का 4e आ गया, तो दोनों का आवेश सेम है, प्रकृति अलग अलग हो। अब ये नहीं कि जिससे इससे इसमें इलेक्ट्रॉन में गए तो आवेश कम ज़्यादा हो, तो दोनों के आवेश सेम होंगे। जैसे इस चालक से इस चालक में इलेक्ट्रॉन गए तो दोनों चालकों पर आवेश सेम है, आवेश की प्रकृति अलग अलग, तो इसलिए दोनों चालकों का इकट्ठा आवेश हम ये कहते हैं, इसलिए आगे प्लस माइनस चिन्ह लगा दें। क्या कुछ बात याद रहेगी? आवेश क्या है, वैद्युत आवेश क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहली हेडिंग है वैद्युत आवेश, तो वैद्युत आवेश भैया क्लियर करिए। वैद्युत आवेश के लिए 2 सूत्र याद कर लेना, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर IT, Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर IT। N क्या है? तो किसी पदार्थ में, किसी पदार्थ से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा उस तथा मूल आवेश के गुणन को उस पदार्थ का वैद्युत आवेश कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो सकते हैं तो स्थानांतरण की 2 क्रिया हो सकती है, या तो आएगा या तो जाए। यदि स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन आ जाए, यानी किसी चालक में इलेक्ट्रॉन आ जाए, तो इलेक्ट्रॉनों की हो जाएगी अधिकता, बोलो भैया, तो उस समय भाई Q बराबर सूत्र माइनस का N इंटू ई, और अगर इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिए तो भैया ऐसे में हो जाएगी इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो उस समय Q बराबर भैया प्लस N इंटू ई। तो क्या Q बराबर प्लस माइनस N इंटू ई लिख सकते हो? ये लिखा। ई क्या है? मूल आवेश, इलेक्ट्रॉन नहीं है भैया, ई क्या है? मूल आवेश। मूल आवेश की वैल्यू 1.6 गुणे 10 घाते -19 कूलाम। ये किसने बताया था? मिलिकान। मिलिकान की खोज और कहीं पढ़े हो? द्वैत प्रकृति में मिलिकान तथा लेनार्ड ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के 5 नियम दिए थे 1900 ईस्वी में, और ये 1906 ईस्वी में बताया था, और ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की बात करी थी तो 1900 ईस्वी। समझ गए? और Q बराबर जो दूसरा सूत्र है Q बराबर IT, Q बराबर, तो इससे भैया बीमा राशि मात्रक निकाल लो। ये इसकी बीमा कितनी आ जाएगी? Q, ये भैया मूल आवेश है, Q बराबर N इंटू ई में जो Q बराबर IT में जो I है वो मूल राशि है,
और समय भी मूल राशि है। मूल राशि की टोटल संख्या कितनी है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा। विद्युत धारा तो यहाँ विद्युत धारा रखा है, और समय विद्युत धारा। फिर इसके बाद क्या है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, द्योत तीव्रता, पदार्थ की आणविक मात्रा। तो भाई इसलिए इसकी बीमा कितनी बन जाएगी? 80। बोलो सूत्र क्या याद रहेगा? Q बराबर N इंटू ई या Q बराबर IT। पहला परिभाषा इसी से बन जाएगी। दूसरा भैया बीमा क्या याद कर लो? बीमा कितनी हो जाएगी? 80। बीमा 80। राशि अदिश, राशि कौन सी है? अदिश। मात्रक, मात्रक भैया यहाँ से अगर देखो तो मात्रक एम्पियर सेकेंड, तो मात्रक हो गया भैया एम्पियर, एम्पियर सेकेंड, या इसी को शॉर्ट में बोलते हैं कूलाम। कूलाम अभी वैज्ञानिक थे जो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के बारे में बताया था, आगे आगे मिलेगा। तो उसी के सम्मान में इसका आवेश का मात्रक क्या रख दिया? कूलाम। और कोई मात्रक पता है? सबसे छोटा मात्रक क्या है? ESU। इसको बोला करते हैं हिंदी में स्टैट कूलाम, और इंग्लिश में बोलना है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। क्यों? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे। याद रहेगा कुछ बातें? बस इतनी सी बातें तैयार कर लीजिए। इसके बाद प्रकार भैया, आवेश के प्रकार। पहले आपने परिभाषा तैयार कर लिया, विद्युत आवेश पढ़ा रहे हो। इसके बाद दूसरा आपने तैयार कर लिया भैया सूत्र। सूत्र में कौन कौन सूत्र याद करना? Q बराबर N इंटू ई या Q बराबर IT। तीसरा भैया बीमा तैयार कर लिए, बीमा क्या लिखे? बीमा 80। चौथा भैया राशि लिखे, तो राशि कौन सी है? अदिश। याद रहेगा। मात्रक, मात्रक भैया दो तो याद कर लीजिए, कूलाम या एम्पियर सेकेंड। बस जरूरत तुम्हें केवल इतनी की है। सबसे बड़ा मात्रक क्या है आवेश का? फैराडे। सबसे छोटा ESU स्टैट कूलाम। इसके बाद भैया प्रकार। ये बेटा सुने इधर, इसके बाद क्या पढ़ना है? प्रकार। आवेश भैया दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, यानी ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन अपने त्याग दिए होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन अपने त्याग देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे, क्योंकि जो परमाणु भैया होता है, परमाणु के नाभिक में जितना प्लस होता है उतने विभिन्न कक्षाओं पर इलेक्ट्रॉन घूम के ऋण आवेश उत्पन्न करते रहते हैं। परमाणु का कुल आवेश सदैव कितना होता है? 0। अब जैसे इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जैसे मान लीजिए पहले 10 प्रोटॉन थे, 10 न्यूट्रॉन थे, 10 प्रोटॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन थे। न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, ये बात पता है? अतः कुल आवेश कितना हो गया? प्लस का होता है, माइनस का, तो कुल आवेश कितना हो गया? 0। अब इसने मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो अब ये 8 ही बचा ना। तो 8 बचने का मतलब माइनस का 8 और प्लस का 10, तो जब घटाओगे तो प्लस का 2 बचे। इसका मतलब क्या हो गया कि धन आवेश उसमें उत्पन्न होता है जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और त्यागने से इलेक्ट्रॉनों की पड़ जाती कमी। इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाएंगे यानी प्रोटॉन बढ़ जाएंगे, तो प्लस का आ गया। माइनस ऋण आवेश किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले और यह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, उन पदार्थों के आवेश को धन आवेश कहते हैं। बोलो याद रहेगा। और ऋण आवेश कहते हैं। और धन आवेश किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की, इस कुल मिला के इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो मतलब क्या है? और जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, मतलब आवेश कितने प्रकार का? इसके बाद भैया 7वीं हेडिंग आप इसी के अंदर गुण, ये छोटी छोटी सी बातें दिमाग में बैठाए रहो भैया, बस यही सब पूछे पहुंचेगा। बताइए आवेश के गुण। तो देखिए पहली बात तो ये समझिए कि अगर सजाती आवेश तो दोनों प्लस का है अथवा दोनों, बता आकर्षण प्रतिकर्षण, बोलो भैया, प्रतिकर्षण का गुण होता है। अगर भैया एक प्लस है दूसरा माइनस का है, तो भैया एक मान लीजिए माइनस है, दूसरे में कोई आवेश नहीं, और एक प्लस है दूसरे में कोई आवेश नहीं, तो ऐसी 3 स्थितियों में भैया क्या होता है? आकर्षण। तो कुल मिला के गुण नंबर पहला ये हो गया कि आवेशों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों का गुण होता है। आवेशों के बीच
आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों का गुण होता है, बोलो याद रहेगा। दूसरा नंबर, आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है। क्वांटीकरण कभी कभी अलग से पूछ लेता है, क्वांटीकरण क्या है। क्वांटीकरण क्या है ये थोड़ी समझे। मान लीजिए एक पदार्थ ये दूसरा पदार्थ ये, भिन्न भिन्न पदार्थ है, भिन्न भिन्न, ये मान लो ए है और दूसरा क्या है बी है। अब इसने इससे इलेक्ट्रॉन त्यागे तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो गया वो 1 जा सकता है, 2 जा सकता है, 3 जा सकता है। कभी ऐसा नहीं कि 1.5 इलेक्ट्रॉन चला जाए, कि नहीं आधा इलेक्ट्रॉन इधर ही रह गया, आधा दूसरे में पहुंच गया। तो जो इस तरह से इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकते, इसी को हम बोला करते हैं क्वांटीकरण। क्वांटीकरण का मतलब होता है पूर्ण संख्या में आए जाएंगे। जैसे आप यहाँ आए हो तो ये क्वांटीकरण का रूल अप्लाई हो रहा है। अभी नहीं कि इधर पे 14.5 बच्चा बैठा है तो भी गड़बड़ा गया ना यार। ये तो 14 बच्चा है, तो 15 बच्चा है, 14.5 बच्चा कैसे हो सकता, आधा घर में कैसे रह जाए। सेम चीज इलेक्ट्रॉनों के बीच होती। जब भी इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाता है तो पूर्ण संख्या के रूप में जाएगा। जैसे 100 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 101 जा सकता है, 500 जा सकता है, 502 जा सकता है, लेकिन कभी भी दशमलव में नहीं जाएगा। तो दशमलव में ना जाना क्वांटीकरण के लिए, बात समझिए। या आप ऐसा बोलोगे किसी पदार्थ का जो कुल आवेश है मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। जब भी आप भाग करोगे तो पूर्ण संख्या मिलेगी। जैसे हम यहाँ पर हम कहते हैं इसका 4 कूलाम आवेश है, तो मूल आवेश भैया 1.6 गुणे 10 की घात -19 होता है। तो जब इससे भाग करोगे संख्या निकालोगे तो एकदम देखिए एग्जैक्ट संख्या निकलेगी, दशमलव दशमलव ना निकलेगा। ये कितना आ जाएगा 40/16 गुणे 10 की घात 19। ये बात समझ में आई। इसको क्या लिख सकते हो 16 दूनाई 32, 16 दूनाई 32 है तो होता ना 32 और कितना 8, 16 पंचे 80 और गुणे 10 की घात 19। दशमलव दिख रहा है कुछ लोगों को, तो दशमलव हटाने के लिए कितने अंक चाहिए, मतलब कितने का गुणा चाहिए, 10 का कि 100 का। अब बताओ इधर तुम्हारे पास कितने हैं 10 की घात 19, तो क्या बताओ दशमलव बचेगा, तो पूरी संख्या आ गई ना। कहीं पर अगर हम लिख दें 2.46 गुणे 10 की घात 5, तो अब तुम्हें दशमलव ना दिखना चाहिए, क्योंकि इस दशमलव को हटाने के लिए कितनी घात चाहिए 2 की। इधर अपने पास कितने की, जब इसको हटाओगे तो 2 4 6 3 तो 0 और है भैया, कहाँ दशमलव। इसलिए पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या के रूप में 1 कूलाम आवेश हो सकता है। बताओ 1 कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं किसी चालक में, हो सकता है। क्योंकि आप यन निकालोगे तो यन बराबर सूत्र क्या होता है Q/E। आवेश कितना दे दिया भैया 1, और ई का मान 1.6 गुणे 10 घाते -19, तो आप कुल मिला के 10/16 गुणे 10 की घाते 19। ये बात सही है। अब भाग करिए 16 दशमलव लगा लो, 0 बढ़ा लो, 16 पंचे 80, 16 छक्का गुणे 10 की घाते 19, ऐसा ही तो आएगा। अब भाई दशमलव हटाने के लिए कितनी घात चाहिए 3 की, अपने पास कितने की 19 की, तो दशमलव नहीं रहेगी। कुल मिला के अगर यन पूर्ण संख्या में आ जाए तो ऐसा आवेश हो सकता है। और ऐसे आवेशों के ऐसे गुण को हम क्वांटीकरण। किसी पदार्थ का कुल आवेश किसी पदार्थ का मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, इसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। अब आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है। जैसे हम कहते हैं भैया किसी पदार्थ में 6 गुणे 10 की घाते -19 कूलाम आवेश है, क्या यह संभव है। तो अब निकालिए भैया यन बराबर कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 घाते -19 बटे 1.6 गुणे 10 घाते -19, 19 निपट गया, आ गया 60/16। तो अब भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 16 दूनी 32, 16 48, 16 48, क्यों भैया 48 2 50, 50 10 60 मतलब 12, 16 पंचे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112। दशमलव में आ गया, घात बची नहीं आपके पास, दशमलव हटा नहीं पाओगे। इसका मतलब कुल मिला के ऐसा आवेश संभव। क्या 2 गुण याद हो गए, बोलो क्या बोलोगे। पहला नंबर आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण होता है, आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है। तीसरा भैया इधर आवेशों में संरक्षण का गुण होता है। याद है आवेश संरक्षण, यदि कोई निकाय विलगित निकाय, यदि कोई निकाय तो उस आवेश का जो उस पदार्थ का जो आवेश होता है सदैव नियत बना रहता है, इसे आवेश संरक्षण
का नियम कहते हैं। आवेशों में संरक्षण का गुण होता है। पांचवा भैया तो सॉरी चौथा इसका गुण, आवेश जो होता है वो चालक के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता। आप सोचो कि एक बड़ा चालक है लेकिन एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, इसका मतलब इसका आवेश कितना है, 0। और मान लीजिए इसने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक लेकिन छोटा चालक है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन था, इसका मतलब इसका आवेश ज़्यादा होगा। कुल मिला के आवेश चालक के आकार आकृति पर डिपेंड नहीं करता, केवल आवेश डिपेंड करता है Q बराबर N इंटू ई। Q बराबर N इंटू ई, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन आए कितने इलेक्ट्रॉन गए डिपेंड इसमें करता, और किससे आए किस पे गए उससे कोई लेना देना नहीं। समझ गए? चालक के आकार आकृति पर निर्भर। अगला भैया जो आवेश होता है वो वेग पर भी निर्भर नहीं करता, तो इसको भी वेग में ही साथ में ले लो यार। चालक के ना तो आकार पर ना आकृति पर ना चालक के वेग पर। जैसे कि मान लीजिए चालक है रुका हुआ है और इसका आवेश 10 कूलम है, इसको हम 20 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंक दें, अब इसका आवेश कितना होगा, तो 10 ही होगा। क्यों भैया? तो चालक के आकार आकृति और वेग पे निर्भर नहीं करता। आगे भैया आप इधर थोड़ी समझें, मान लीजिए दोनों के द्रव्यमान सेम, इधर से इधर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन चला गया है, इधर से इधर भैया 10 इलेक्ट्रॉन गया, तो बताइए ये कैसा बनेगा, पॉजिटिव कि निगेटिव? और ये अब बताइए अगर ये इलेक्ट्रॉन गया होगा तो अपना द्रव्यमान लेके गया होगा ना, इसका मतलब जो धन आवेश होते हैं उनका द्रव्यमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और जो ऋण आवेश होता है उनका द्रव्यमान बढ़ जाता है। बात सही है? अब इधर से इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन लेके, जैसे आप घर से इधर आ गए तो द्रव्यमान घर में थोड़ी इधर आए हो यार, बंदर वाली कहानी थोड़ी है, बंदर वाला था ना यार, बंदर और मगरमच्छ, या अपना कलेजा तो ऊपर इधर आए, ऐसा नहीं। अगर आप इधर आए हो तो द्रव्यमान साथ में है। अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया है तो इसका मतलब जो ऋण आवेशित जो क्या होते हैं, जो ऋण आवेशित कण होते हैं उन पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो अपना द्रव्यमान भी लेके आए होंगे, तो इसका मतलब ऋण आवेशित पदार्थों का जो द्रव्यमान होता है ज्यादा होता है और धन आवेशित पदार्थों का द्रव्यमान कम होता है। बोलो ये बात याद रहेगी? और क्या लिखा जाए भैया, इधर इधर एक बात और समझो, ये वाले को गुण तक हो गया, इधर भैया सुने। इसके बाद भैया 8वीं बात ये समझो कि आवेश घनत्व कितने तरह का होता है। यदि किसी चालक यदि किसी तार में आवेश वितरित है, आवेश तार में वितरित है, तो उसको बोला करते रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व बहुत आप पूछता है भैया, रेखीय आवेश घनत्व को कैसे व्यक्त करते हैं, लैम्डा बराबर Q/L। दूसरा ये क्या पढ़ रहे हो भैया, आवेश घनत्व। आवेश घनत्व कितने तरह का, यदि मान लीजिए किसी पृष्ठ पर वितरित है जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों है, तो उसे बोला करते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व। इसको संकेत क्या है, सिग्मा, सिग्मा बराबर Q/A। बोलो याद रहेगा। इसके बाद भैया है तीसरा, कौन सा तीसरा बोलो, आयतन आवेश घनत्व। अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जैसे घन जैसा कुछ दे दिया जाए, घन जैसा दे दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भैया सब हो ठोस घन है और वो भी अचालक टाइप का है, अचालक होना चाहिए, क्योंकि चालक में आवेश अगर अंदर रख भी दोगे तो पृष्ठ पर आ जाता है, तो उस समय पृष्ठ आवेश घनत्व। सभी चालकों में आवेश जो होता है अगर वो क्षेत्रफल और आयतन दोनों है तो ये होता है, अचालकों में बस ये होता है। समझ गए? अचालक है और ठोस है, अगर दोनों चीज एक साथ आ गई तो समझ जाइए पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व को कैसे दिखाते, रो बराबर Q/V। अब बताइए परिभाषा बन जाएगी। आवेश घनत्व कितने प्रकार का, आवेश घनत्व तो है क्या, एकांक बीमा में उपस्थित आवेश की मात्रा आवेश घनत्व कहलाती है। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। सॉरी पृष्ठ नहीं, कौन सा, आयतन आवेश। इसका मात्रक क्या, कूलाम प्रति मीटर। इसका मतलब कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। बोलो याद रहेगा। सब की सब कौन सी राशि, अदिश अदिश अदिश। खूब पूछा यार, 1-2 नंबर में खूब पूछता है।
आवेश घनत्व कितने तरह का? रेखीय, पृष्ठीय और आयतन, 3 तरह का। आगे देखिए भैया, आगे देखें। पहली हेडिंग यार ये कंप्लीट हुई यार। पहली हेडिंग में तुम्हें इतनी चीजें पढ़ना है, 2 ही हेडिंग है पहले पार्ट में, आवेश पढ़ना है और बल पढ़ना है। बोलो याद रहेगा? इतनी चीजें हमने पढ़ा है, एक बार और देख लीजिए बड़ा बड़ा। पहला क्या पढ़ा है? विद्युत आवेश की परिभाषा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश के गुणन को पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। किन्हीं 2 पदार्थों के बीच स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा मूल आवेश के गुणन को पदार्थ का विद्युत आवेश कहते हैं। सूत्र भैया 2 ठो याद कर लीजिए, Q बराबर N इंटू Q बराबर IT। बीमा 80 राशि अदिश मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड। प्रकार 2 तरह का आवेश, 2 प्रकार का धन आवेशित या तो ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी हो धन आवेशित, ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो धन ऋण आवेशित। आवेश गुण कितने? 5। आवेशों में आकर्षण प्रतिकर्षण का गुण होता है, आवेशों में क्वांटीकरण का गुण होता है, आवेश में संरक्षण का गुण होता है, आवेश चालक के आकार आकृति व वेग पर निर्भर नहीं करता है, और ऋण आवेशित और धन आवेशित अगर हैं तो भैया ऋण आवेशित वस्तु में द्रव्यमान अधिक होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, और जो धन आवेशित वस्तु होता है उसका द्रव्यमान कम होता है। इसके बाद भैया आवेश घनत्व, तो आवेश घनत्व कितने तरह का है? रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन। सूत्र याद कर लेना है। चलिए दूसरी हेडिंग पढ़े भैया, विद्युत बल। कौन सी है? विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। इधर थोड़ी समझे, विद्युत बल। तो विद्युत बल में कह देना कि 2 या 2 से अधिक स्थिर आवेश होने चाहिए, आवेश गति नहीं करना चाहिए। 2 या 2 से अधिक स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी बल को, ये दोनों अगर सजाती होंगे तो आकर्षित करेंगे, अगर विजाती हैं तो प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षी अथवा प्रतिकर्षी बल को 2 या 2 से अधिक, कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से अधिक चाहे जितने हो, 2 या 2 से अधिक, 2 या आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षी अथवा विद्युत बल कहते हैं। याद हो गया? चलिए ठीक है। कूलाम का नियम, इसी में भैया कूलाम का नियम है। तो कूलाम ने 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल को बताया था, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच, 2 से अधिक के लिए फिर अध्यारोपण आ गया। 2 या 2 से अधिक है, मान लीजिए 2 है तो ठीक है, मान लीजिए 3 है तो फिर कूलाम के नियम का अध्यारोपण भी एक सिद्धांत। तो 2 आवेशों के बीच लगने वाला जो विद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के, कूलाम का नियम याद है? किन्हीं 2 स्थिर, स्थिर मतलब रुके हुए, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। याद हो गया? जब इसको बराबर में तोड़ोगे भैया तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा लो, Q1 Q2 बटे, अब ये इसकी वैल्यू भैया होती है कितना, 9 गुणे 10 की घात 9, चूंकि इतनी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की होती है, अतः इसको लिख सकते हो Fe बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों भैया? और ये Q1 Q2 बटे, ये उत्तर आ जाएगा Q1 Q2 बटे R। इसको बोलो याद रहेगा? अच्छा अब इधर देखो, कूलाम का नियम यार एक बार और बोलो। किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणन के समानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये अर्थात करके ये लिखना है, बराबर करके लिखना है, फिर बताना है K का मान इतना होता है, अतः इतना ही मान चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है, अतः ये लिख सकते। बोलो याद हो गया? अब भैया इधर से एप्सिलॉन नॉट क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लो, क्योंकि इसकी बीमा राशि मात्रक बहुत पूछता है। इसका नाम क्या है? एप्सिलॉन नॉट या 0 जो भी लिख सकते हो। क्यों भैया? नॉट या 0 जो भी लिखना है। ये किसका संकेत है? निर्वात की विद्युतशीलता का, निर्वात की
वैद्युतशीलता का संकेत है भैया। थोड़ा इधर बताइएगा, निर्वात की वैद्युतशीलता का संकेत। अब देखिए पहले सूत्र निकाल लो बेटा। मालिक इधर देखो, यह बराबर सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ ले जाओ, तो एप्सिलॉन बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एफ Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। पहला सूत्र भैया, जितने भी नियतांक होते हैं उन नियतांकों में पहले सूत्र मिलता है, फिर सूत्र से बीमा राशि मात्रक जो भी बनाना है सब बन जाएगा, लेकिन पहले कौन मिलेगा, सूत्र मिलेगा। इधर देखो, सूत्र के बाद क्या किया जाए, इसके बाद इसकी बीमा निकाल लो यार। बीमा निकाल पाओगे? देखिए इसकी कोई बीमा है नहीं, 4 पाई। आवेश की बीमा अभी बताया क्या होगी, 80, तो दूसरे आवेश की 80 बटे बल की बीमा M/L/T-2। हमने बताया था कि यार भैया 3 ठो बीमा अगर याद कर ली, कौन कौन सी, बल की बीमा याद कर लो M/L/T-2, कार्य की M/L²T-2, आवेश की बीमा 80। तो भाई साहब आपको कक्षा 12 में बीमा में ना फंसोगे, यानी कक्षा 12 में सभी राशियों की बीमा आप निकाल पाएंगे अगर 3 याद है, इसलिए 3 तो कम से कम याद कर लो। तो बल के लिए बल की जगह हमने ये रख दिया, फिर R² त्रिज्या की बीमा L²। बोलो अब ये कितना आ जाएगा, तो यम ऊपर गया तो M-1, यल कितने हो गए टोटल, 1 यहाँ 2 यहाँ, तो L-3, सही लिख रहे हैं। अब ये T ऊपर जाएगा तो T की घात 4, ये 2 नीचे ऊपर गया प्लस कहोगे, और A²। भाई ये बहुत बीमा पूछा है, कई बार पूछा है, इसलिए भैया इसको आप ये सूत्र से बीमा अपने से मतलब बिना देखे एक बार निकालेंगे तो धीरे 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 आपको तैयार हो जाएगा। बीमा के बाद क्या है, राशि, तो राशि कौन सी है, अदिश 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 राशि है। बीमा राशि फिर मात्रक निकाल लो, राशि कौन सी, अदिश राशि हो गई अदिश। अच्छा बताइए मात्रक निकालना हो तो क्या निकालो, मात्रक निकालो भैया। अब देखो ये मात्रक कुलाम, तो कुलाम स्क्वायर बटे 4 पाई, कोई मात्रक नहीं, बल का मात्रक न्यूटन, और मीटर स्क्वायर, तो कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, याद रहेगा, कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसके बाद इसकी जो वैल्यू होती है वैसे ज़रूरत नहीं है, तो एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 × 10 की घात -12 कुलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर। इतना सा भैया इसमें तैयार कर लो, बोलो याद रहेगा। देखिए अगली हेडिंग थोड़ी देख लो। अभी एक बात आप यहाँ से और समझें, बल के लिए सूत्र कितना मिला, F बराबर K Q1 Q2 बटे R²। भैया कुछ बातें और समझ लो याद रखने के लिए, थोड़ा निष्कर्ष जो है कैसे बार बार पूछता रहता है, तो कुल मिला के निष्कर्ष समझिए इधर। पहली बात तो आप ये समझें कि अगर मान लीजिए दो आवेश जो Q1 है Q2 है, ये जब इनके बीच एयर होता है या निर्वात होता है वैक्यूम में भैया, कुल मिला के बीच का माध्यम या तो वायु है या तो निर्वात है, उस समय ये बल लगता है। मान लीजिए भैया दोनों आवेशों के बीच हम कोई दूसरा माध्यम रख दें, मान लीजिए जल की कोई सतह रख दें या कोई अभ्रक की प्लेट रख दें जिसका परावैद्युतांक K, इसको क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। तो ऐसी कंडीशन में जो लगने वाला बल होता है यह बराबर K Q1 Q2 बटे K R² हो जाता। ये K कांस्टेंट वैल्यू है, इस K की वैल्यू पता चल गई ना, ये जो स्मॉल K लिखे हैं, इस K की जगह क्या लिख सकते हो, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे K R²। बोलो ये बात याद रहेगी, K R² ये सूत्र होता है, या आप ऐसा समझ लीजिए कि यह माध्यम बराबर मीडियम बराबर जो यह एयर है बटे K, तो ये सूत्र याद करें। इसके विकल्प में कम से कम 8-10 जगह पूछा है यार, हर दूसरा क्वेश्चन ये, अगर ये हो जाए तो क्या हो। आपको जब भी भैया माध्यम अगर बीच में रख दिया जाए फिर पूछा जाए कि इनके बीच कितना बल लगेगा, ऐसा कभी भी सूत्र लगाना पड़ जाए, तो यह माध्यम यानी माध्यम के अंदर बल कम हो जाता है,
जैसे दो आवेश सीधा सीधा रखे हैं, बीच में कोई ऐसा माध्यम नहीं है, तो ज़्यादा बल लगाते हैं। लेकिन अगर बीच में कोई माध्यम रख दोगे, फिर इन्हीं आवेशों के बीच बल पूछोगे, तो वो बल घट जाता। ऐसा दिमाग में बैठा लो। घटेगा तो आप के का भाग करोगे। के क्या है भैया? परावैद्युतांक। के का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। के का मान सदैव 1 से, जैसे के का मान भैया 0.2 नहीं हो सकता, -2 नहीं हो सकता है। के का मान वायु अथवा निर्वात के लिए भैया 1 रखे हैं। इसके पश्चात सभी के लिए, धातुओं के लिए भैया के का मान उठा के कितना रख दिया। अगर के का मान ज़्यादा है तो इसका मतलब इनके बीच जो माध्यम रखने से बल यानी ये यम है जो घटेगा ही, मतलब हमेशा घटना ही है। दो आवेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने से बलों के बीच क्या प्रभाव पड़ता है? तो घटना ही है, केवल घटेगा, बढ़ नहीं सकता किसी भी स्थिति में। बोलो याद रहेगा, ये सूत्र आपका बन जाएगा। इसके बाद भैया एक बात और समझ लीजिए, के बारे में आप समझ गए। के क्या है? यहाँ से अगर के कोई पूछे है क्या, तो भाई यहीं से सूत्र निकाल लो। तो आप बताइए, के इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, तो यफ एयर बटे यफ यम, यहीं से परिभाषा बता दो। परावैद्युतांक क्या है? तो आप बताओगे दो आवेशों के बीच, ये एयर है भैया लिखा है, दो आवेशों के बीच वायु में लगने वाला वैद्युत बल तथा उन आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर लगने वाला बल के अनुपात को उस माध्यम का, जहां आप रख के आए थे उस माध्यम का परावैद्युतांक है। या दो आवेशों के बीच एक निश्चित दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अंश बोल दिए। अब आपको हर बोलना है। तो इन निश्चित दूरी पर रखे इन आवेशों को किसी माध्यम में रखने पर वैद्युत बल, मतलब आपने हर बोल दिया, के अनुपात मतलब ये बटा बोल दिए, को उस माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। के का मान सदैव 1 से, के का मान सदैव 1 से बड़ा रहता है। धातुओं के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। ये सब बातें ध्यान रखना है। अच्छा बताइए, दो आवेश हैं 10 कूलाम, या Q1 Q2 ले लो, Q1 है दूसरा Q2 है। भैया थोड़ी बात समझे, एक है Q1 दूसरा Q2। आप बताइए, मान लीजिए R दूरी पर रखें तो 10 न्यूटन बल से आकर्षित या प्रतिकर्षित हो रहे, 10 न्यूटन बल से। अब यदि इनके बीच भैया कापर की एक प्लेट रख दी जाए, कापर की एक प्लेट रख दी जाए, तो अब इन आवेशों के बीच लगने वाला बल होगा 10 से कम, पहले तो 10 से ज़्यादा करते, 10 से ज़्यादा, 10 से कम, 0 या कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। बताइए कितना आएगा? 0। रीजन समझ गए? के का मान तुम्हें कहाँ रख देना है? यहाँ। पहले बल कितना था? 10 न्यूटन, तो 10 रख दो यहाँ, 10 बटे के का मान कितना रख देना? अनंत। 1 बटे अनंत का मान, 1 बटे अनंत का मान 0। बोलो कितना बजा? अभी टाइम है। इधर देखिए भैया, 15 मिनट और देखते। बोलो यार ये याद रहेगा? अच्छा बताइए, दो आवेश है जब वायु पर रखें, ए भैया इधर सुने, जब दो आवेश हैं जब वायु पर रखे हैं तो 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और जब किसी माध्यम में रख दिया जाता है तो 10 न्यूटन बल लगा रहे हैं। बताइए माध्यम का परावैद्युतांक कितना है? तो सूत्र क्या है? एफ एम बराबर एफ एयर बटे के, तो के बराबर हो जाएगा एफ एयर बटे एफ एम, तो 50 बटे 10 मतलब 5। बोलो ऐसा याद रहेगा? सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। अब आगे आइए, अब मान लीजिए दो आवेश हैं तो उनके बीच कितना बल लगेगा इसकी चर्चा हो गई। मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, तो इनके बीच कितना बल लगता है पता है? F बराबर के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये स्मॉल के, ये स्मॉल के नहीं लिखना तो इसकी जगह 1/4 पाइप सेलेनार लिखना, यह नहीं लिखना तो 9 × 10 घाते 9 लिखना, कांस्टेंट वैल्यू है। अब हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए 3 आवेश होते तो फिर क्या करते? Q3 कर दें, तो फिर एक अध्यारोपण आ गया। जब किसी निकाय में कम से कम 3 हो या 3 से अधिक चाहे जितने हो आवेश उपस्थित हो, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला बल, जैसे हम पूछ रहे बताए इसमें कितना बल लगे, तो किन्हीं एक आवेश पर लगने वाला बल दोनों आवेशों के कारण लगने वाले अलग अलग बलों के, जैसे 1 पर 2 के कारण जो बल लग रहा है और फिर 1 पर ही 3 के कारण जो बल लग रहा है।
पहले ये दोनों बल अलग अलग निकाल लेना है, फिर इनका सदिश योग कर देना है। तो एफ नेट बराबर आ जाएगा F12 प्लस F13। इसे बोला करते अध्यारोपण। इस सवाल के लिए, बाकी थ्योरी कभी नहीं लिखने को पूछे, सवाल रख देगा फिर पूछेगा नेट बल कितना। यदि किसी निकाय में 3 या 3 से अधिक आवेश उपस्थित हो तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल, तो उनमें से किसी एक आवेश पर लगने वाला कुल बल अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के, अलग अलग आवेशों के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर। बोलो, बहुत रेयर केस में पूछता, वैसे पूछता नहीं है। तुम्हारे कोर्स में केवल है समबाहु त्रिभुज और वर्ग, ये दो तो पूछेगा। बाकी नॉर्मल क्वेश्चन Q1 दिया रहेगा, Q2 दिया रहेगा, R दिया रहेगा, कहेगा बता कितना बल है, गुणा भाग। यार जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो ये दो है, बस ये दो पढ़िए, मतलब पार्ट फर्स्ट आपका खत्म हो गया। अब इसको